अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 20 2005 का क्वेश्चन नंबर 7 हमारे चैप्टर तकरीबन एंड पे है। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो क्वेश्चन नया मेरी नज़र से गुजरेगा वो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा, ज़रूर सॉल्व कराऊंगा। 5 ईयर को जब मैंने देखा, जो हमारे 22 ईयर्स के अकाउंटिंग के पेपर हैं, एक और क्वेश्चन मेरी नज़र से गुजरा। ये क्वेश्चन जो है, बज़ाहिर अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं और आप लोग भी देखेंगे तो आप लोग कहेंगे सर इस क्वेश्चन को समझाने की क्या जरूरत है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन देखें। 2005 का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ईयर है हमारा 2005, रेगुलर प्राइवेट कंबाइंड पेपर आया था। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए लिखा हुआ है, एज्यूम दैट एन एसेट्स कॉस्ट 20,000 and has an estimated useful life of 5 years। फर्ज करें एक एसेट्स जिसकी कॉस्ट 20,000 है और उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है। द एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ ऑफ द एसेट्स इज ₹2000। इसकी सैल्वेज वैल्यू, इसको स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, 2000 है। द कंपनी यूजेस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 40%। कंपनी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती है, 40% रेट है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, कंप्यूट द डेप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर्स। 5 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है। मेक एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन फॉर 4th and 5th ईयर। चौथे और 5वें साल की एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है, सिर्फ 4th और 5th ईयर की। क्वेश्चन के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, मशीन खरीदी, कब खरीदी, ना साल दिया हुआ ना डेट दी हुई है। तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये मशीन इन्होंने अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में खरीदी हुई होगी। जब भी कोई डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आएगा और उसके अंदर ये मेंशन ना हो कि एसेट्स कब खरीदा है, ना डेट लिखी हुई है ना ईयर लिखा हुआ है, या डेट नहीं लिखी हुई, तो हम एज्यूम क्या करेंगे कि वो अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में खरीदी है, अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में खरीदी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग ईयर जो है वो जनवरी से दिसंबर है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, जनवरी 1 को खरीदी है, जनवरी 2 को खरीदी है, यानी कि पूरे साल चली है। लाइफ 5 साल है और डेप्रिसिएशन भी 5 साल का निकालना है। क्वेश्चन में देख लें, लाइफ 5 ईयर्स और पहली रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द डेप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर्स। डेप्रिसिएशन भी 5 साल का निकालना है। अभी तक कोई भी क्वेश्चन हमारा डिमिनिशिंग का ऐसा नहीं आया जिसके अंदर जितनी एसेट्स की लाइफ है, कोई भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसके अंदर जितनी एसेट्स की लाइफ है उतने ही सालों का डेप्रिसिएशन निकालना है। नॉर्मली क्वेश्चन कैसा है, अगर लाइफ 5 साल है तो नीचे रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन निकालें 2 साल का या 3 साल का। लाइफ 8 साल है तो भी नीचे मेंशन है डेप्रिसिएशन निकालें 2 साल या 3 साल का। इस क्वेश्चन में चेंजेस क्या है, लाइफ 5 साल है और डेप्रिसिएशन भी हमें 5 साल का ही निकालना है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। 5 साल का डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, कंपनी का कोई नाम नहीं दिया हुआ। सॉल्यूशन की हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन
ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट्स है 20,000, यहां पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन फॉर ईयर, नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे फर्स्ट ईयर, क्योंकि हमें ईयर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो यहां पे क्या लिखेंगे फर्स्ट ईयर 20,000, रेट दिया हुआ है 40%, स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन क्योंकि ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है लिहाजा यहां पे स्क्रैप वैल्यू का कोई काम नहीं है। पहले साल का डेप्रिसिएशन आ गया 8,000, बुक वैल्यू रह गई 12,000। इसके बाद सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन फॉर सेकंड ईयर 12,000, इसका 40%, ये आ जाएगा 4,800, माइनस करेंगे 7,200 आ गई इसकी बुक वैल्यू। फिर लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर, $7,200, इसका 40%, $2,880, इसको माइनस करेंगे, एक और बुक वैल्यू आ जाएगी, $4,320, फिर लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर फोर्थ ईयर, $4,320 इंटू 40%, $1,728, इसको माइनस करेंगे 4,320, 2592, ये आ गई बुक वैल्यू। यहां तक आप लोगों को ये आइडिया हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी चेंज नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग करते हुए आ रहे हैं। लाइफ थी इस एसेट्स की 5 साल और हमें डेप्रिसिएशन भी 5 साल का ही निकालना है। स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई है 2,000। जब हमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना हो पूरी लाइफ का मतलब 5 साल लाइफ है और डेप्रिसिएशन भी 5 साल का निकालना है, या 7 साल लाइफ है डेप्रिसिएशन भी 7 साल का निकालना है, 10 साल लाइफ है डेप्रिसिएशन भी 10 साल का निकालना है, तो जो लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकलेगा यानी कि लाइफ की लास्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर हो गया, फिफ्थ ईयर लाइफ का लास्ट ईयर है, इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा,
डेप्रिसिएशन फॉर फिफ्थ ईयर 2592, इसका डेप्रिसिएशन रेट के थ्रू नहीं निकलेगा। लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे? जो भी बुक वैल्यू आई है उसमें से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे। स्क्रैप वैल्यू थी 2000, तो डेप्रिसिएशन आ गया 592। ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपके समझ में आ जाएगा। आखिर में जो हमारी वैल्यू आई है वो 2000 आ रही है, ये हमारी आ गई बुक वैल्यू। लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालने के बाद जो हमारी बुक वैल्यू बचेगी वो हमारी स्क्रैप वैल्यू के हमेशा बराबर होनी चाहिए। दोबारा सुनिएगा, पहले साल का डेप्रिसिएशन रेट के थ्रू निकाला, दूसरे साल का भी रेट के थ्रू निकाला, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन भी रेट के थ्रू, चौथे साल का डेप्रिसिएशन भी रेट के थ्रू। लाइफ 5 साल थी, तो अब पांचवें और आखिरी साल का जो लाइफ का लास्ट ईयर है उसका जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो रेट के थ्रू नहीं निकालेंगे, बल्कि कितना डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे, सिर्फ उतनी वैल्यू हम माइनस कर देंगे कि आखिर में जो हमारी वैल्यू बचे वो स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो। मिसाल के तौर पे यहां पे स्क्रैप वैल्यू होती 1000 रुपए, स्क्रैप वैल्यू कितनी होती 1000, तो मैं यहां पे कितना अमाउंट माइनस करता 1592, और फिर मेरी बुक वैल्यू आ जाती 1000 स्क्रैप वैल्यू के बराबर। तो लाइफ के लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हमेशा सिर्फ इतना माइनस होगा कि आखिर में जो हमारी बुक वैल्यू बचे वो हमेशा हमारी स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो, चाहे स्क्रैप वैल्यू जितनी भी हो उसके हमेशा इक्वल हो। तो ये लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन थोड़ा सा चेंज तरीके से निकला है। जब भी डिमिनिशिंग का क्वेश्चन आया और आपको पूरी लाइफ का डेप्रिसिएशन निकालना है, आप शुरू के तमाम सालों का रेट के थ्रू डेप्रिसिएशन निकालेंगे। लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आप सिर्फ इतना माइनस कर देंगे कि आखिर में हमारी जो वैल्यू बचे वो स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो। ये मकसद था ये क्वेश्चन समझाने का। अब हमें फोर्थ और फिफ्थ जो ईयर का डेप्रिसिएशन है उसकी एडजस्टिंग बनानी है। फोर्थ और फिफ्थ ईयर की एडजस्टिंग बनाएंगे। कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ, एडजस्टिंग एंट्री की हेडिंग आ गई। फोर्थ और फिफ्थ ईयर, यहां पे मैं लिखूंगा फोर्थ ईयर और डायरेक्ट एडजस्टिंग एंट्री बना दूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन है 1728। फिर हमारा आ जाएगा फिफ्थ ईयर, फिर एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन है 592, ये आ गया डेप्रिसिएशन फिफ्थ ईयर का। इसकी बी रिक्वायरमेंट थी, ये पूरी ए रिक्वायरमेंट इसकी चल रही थी। इसकी बी रिक्वायरमेंट है जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखूंगा, डिटेल में थोड़ा सा समझाऊंगा आप लोगों को। डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी कि डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड स्टेट हाउ द डिफरेंस शुड बी रिकॉर्डेड। डिफरेंशिएट बताएं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, एंड स्टेट हाउ द डिफरेंस शुड बी रिकॉर्डेड। और डिफरेंस कैसे रिकॉर्ड होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस बहुत ही आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो वो क्या है?
कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर्स which should be included in the cost of assets. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो तमाम एक्सपेंडिचर्स हैं जो एसेट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त उसमें ऐड होते हैं. एग्जाम्पल्स: सेल टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड टेस्ट रनिंग कॉस्ट, फाउंडेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग. हम लोग जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स निकालते हैं उसमें जितनी भी एडिशनल कॉस्ट आती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोस एक्सपेंडिचर्स व्हिच मस्ट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट्स. जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स में क्या होती हैं? ऐड होती हैं, इंक्लूड होती हैं, जिससे हमारे एसेट्स की कॉस्ट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. उनको हम कौन से एक्सपेंडिचर कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर. इसके दूसरी तरफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो एसेट्स की कॉस्ट में हम ऐड नहीं करते. इसकी एग्जांपल फायर इंश्योरेंस. जब हम कॉस्ट ऑफ मशीन निकाल रहे होते हैं तो फायर इंश्योरेंस हम ऐड नहीं करते. डैमेज रिपेयर कॉस्ट, जो भी डैमेज होता है उसको जो रिपेयर कराया जाता है उसको हम एसेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं करते. ड्राइवर लाइसेंस फीस एसेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं करते. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिनको हम एसेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं करते. अपने ओन वर्ड्स में डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोस एक्सपेंडिचर व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जो कि हम कॉस्ट ऑफ एसेट्स में ऐड नहीं करते, बल्कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होते हैं और इनको हम अपनी प्रॉफिट में से, अपनी इनकम में से माइनस करते हैं. वो तमाम एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, यानी कि जो हमारी इनकम को डिक्रीज कर देते हैं. और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हैं जो एसेट्स की कॉस्ट को बढ़ाते हैं और जो इनकम स्टेटमेंट में शामिल नहीं होते. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताई है, फायर इंश्योरेंस है, इसी तरीके से डैमेज रिपेयर कॉस्ट है, बिल्कुल इसी तरीके से और दूसरे एक्सपेंसेस आ जाते हैं. तो ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होता है? तमाम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपने नाम से डेबिट होते हैं और कैश क्रेडिट होता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करने का तरीका ये होता है कि वो अपने नाम से डेबिट नहीं होते, बल्कि वो एसेट्स के नाम से डेबिट होते हैं और कैश क्रेडिट होता है. जैसे हम लोग परचेज ऑफ मशीन में जर्नल एंट्रीज बनाते हैं तो जितनी भी एडिशनल कॉस्ट होती है उसको हम अपने नाम से रिकॉर्ड करने के बजाय इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग, फाउंडेशन कॉस्ट, ये अपने नाम से रिकॉर्ड करने के बजाय हम क्या लिखते थे? मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, यानी कि ये एसेट्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं. जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैसे रिकॉर्ड करते थे? फायर इंश्योरेंस डेबिट कैश क्रेडिट, उसको अपने नाम से रिकॉर्ड करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को. तो ये डिफरेंशिएट है कैपिटल एक्सपेंडिचर का और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का. तो ये हमारी थी रिक्वायरमेंट नंबर बी. रिक्वायरमेंट नंबर ए में हमारी ये तमाम चीजें थी. इसके अंदर मैंने चेंजेस बता दी थी कि किस वजह से मैंने क्वेश्चन करा, और रिक्वायरमेंट नंबर बी मैंने आपको बता दी है. डेफिनेशन जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये मैंने आपको ओन वर्ड्स में बता दी है. आप इसको जो है देख सकते हैं, लिख सकते हैं. बहुत ओकेजनली 10 साल 15 साल में कोई ऐसा सवाल आता है जिसके अंदर इस टाइप की डेफिनेशन हमसे पूछी जा सकती हैं. इस टाइप की डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं. तो ये डेफिनेशन थोड़ा सा गौर से एक दफा फिर रिपीटेडली सुन लीजिएगा, अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं. ये हमारा आज का क्वेश्चन था, लेक्चर नंबर 21. इसमें हम इंशाअल्लाह ताला इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.